एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 8 साइंस चैप्टर 2 अध्याय 2 जिसका नाम है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। जैसा कि आप सभी को पता है कि ऑलरेडी हमने चैप्टर 1 के वीडियोस को बना लिया है पूरे बुक्स के हिसाब से। मतलब चैप्टर 1 जो पूरे बुक में आपके दिया हुआ था, इसे सही तरीके से आप सभी को समझा दिया गया है। आज हम चैप्टर 2 की बात करेंगे। चैप्टर 2 का नाम है सूक्ष्म जीव, मतलब वे जीव जिन्हें आप अपनी नग्न आंखों से अर्थात खुले आंखों से नहीं देख सकते हो। सूक्ष्म जीव को देखने के लिए आपको यंत्र की आवश्यकता होती है। तो हम इसके मित्र और शत्रु के बारे में बात करेंगे कि कौन से ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे मित्र के रूप में हैं और शत्रु के रूप में हैं। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि अपने आसपास के स्थानों पर पौधे एवं जंतुओं सहित अनेक सजीव देखे हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आपस के समाज में जहां भी नजर देखते हैं, वहां पे किसी न किसी प्रकार के जीव हमें दिख ही जाते हैं, चाहे वो कुत्ता हो जाए, पंछी हो जाए, हाथी हो जाए, घोड़ा हो जाए, ऊंट हो जाए या कोई बर्ड्स हो जाए। परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते। मतलब कुछ ऐसे जीव भी हैं जो हमें अपनी आंखों से दिखाई ही नहीं देते हैं, और जो जीव हमें अपनी आंखों से डायरेक्टली नहीं दिखाई देते हैं, जिसको देखने के लिए हमें यंत्र की सहायता लेनी पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? वो जीव जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें देखने के लिए हमें यंत्र की आवश्यकता होती है, मशीन की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहेंगे? सूक्ष्म जीव कहेंगे। हमें सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ना है जिसमें क्रियाकलाप करके दिखाया गया है। मतलब कि एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया है 2.1 में भी और 2.2 में भी। 2.1 में कह रहा है कि बगीचे अथवा मैदान के एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लीजिए। कोई ऐसा बीकर लीजिए, बर्तन लीजिए जो आपके खुले मैदान में रखा हुआ हो या फिर बगीचे में रखा हुआ हो, और फिर इसमें आप क्या कीजिए, थोड़ी सी मिट्टी लेके और इसको पानी डाल दीजिए। पानी डालने के बाद आप देखेंगे मिट्टी के कण बैठ जाने के पश्चात जल की एक बूंद स्लाइड को लेकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका प्रेक्षण कीजिए। जब आप उसमें मिट्टी डालेंगे उसके बाद आप क्या देखेंगे कि मिट्टी तो धीरे धीरे पेंदी में बैठने लगेगा ना। उसके बाद आप क्या कीजिए, उस पानी की एक बूंद को ले लीजिए और उसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, जिसे हम माइक्रोस्कोप भी कहते हैं इंग्लिश में, इसकी मदद से उसको ध्यान से आपको देखना है। फिर आप क्या देखेंगे? अब आप देखेंगे वो आपको नोट करना है। तो यदि इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं, क्रियाकलाप को करते हैं, तो आपको उसमें छोटे छोटे सूक्ष्म जीव दिखाई देंगे। दूसरे क्रियाकलाप में कहा गया है एक तालाब पोखर के जल की कुछ बूंदे लेना है। एक तालाब या पोखर जिसकी पानी गतिशील नहीं होती, ठहरी हुई होती है, इसके पानी के कुछ बूंदे ले लेना है और कांच की स्लाइड पर फैलाकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका प्रेक्षण करना है। तो मतलब यहाँ पे आपको मुख्य रूप से ये देखना है कि यदि आपको सूक्ष्म जीव के बारे में जानना है तो आपको सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना होगा। बिना माइक्रोस्कोप के माध्यम से आप सूक्ष्म जीवों को नहीं देख पाओगे। क्रियाकलाप 2.1 और 2.2 में जो प्रेक्षण किया है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जब आप इन क्रियाकलापों को करते हैं तो क्या पता चलता है कि मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं। जब आप तालाब के पानी को लिया या फिर जब आप बगीचे के मिट्टी को लिया और जब उसको आपने सूक्ष्मदर्शी की माध्यम से देखा, तो क्या देखा कि उस मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे जीव मौजूद होते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं, इतने कम साइज के होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से देखा ही नहीं जा सकता। बिना सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से उन्हें आप नहीं देख सकते हैं। इसमें कुछ ऐसे हैं जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक होते हैं, कुछ लेंस की सहायता से भी देखा जा सकता है, कुछ जो है वो बिना सूक्ष्मदर्शी की भी सहायता से देखा जा सकता है। इसी कारण से इसे हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म मतलब होता है बहुत छोटा, और जीव का मतलब तो आपको पता ही है। तो जब बहुत छोटा जीव हो उसे हम सूक्ष्म जीव कहते हैं, और सूक्ष्म जीव मुख्य रूप से आंखों से नहीं दिखाई देता है। सूक्ष्म जीव को देखने के लिए आपको सूक्ष्मदर्शी अर्थात माइक्रोस्कोप का उपयोग करना ही करना होगा। इसके साथ साथ आपको जानना है कि सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। 4 अलग अलग भागों में सूक्ष्म जीव को बांटा गया है। पहला भाग है जीवाणु,
दूसरा है कवक, तीसरा है प्रोटोजोआ और चौथा है शैवाल। ये 4 भागों में सूक्ष्म जीवों को बांटा गया है, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। तो देखिए जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ एवं कवक के कुछ सामान्य सूक्ष्म जीव में आपको चित्र में यहाँ पे बुक में दिखाया गया है, वो नीचे मैं आपको चित्र में दिखाता हूँ। चित्र 2.1 से लेकर 2.4 तक इन्हीं सभी प्रकार के सूक्ष्म जीवों को दर्शाया गया है, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये सूक्ष्म जीव होते कैसे हैं। तो आइए सबसे पहले हम उन सूक्ष्म जीवों को देख लेते हैं जो यहाँ पे क्या बताया गया 2.1 से 2.4 तक है। देखिए ये है हमारा 2.1 में, जिसमें यहाँ पे जीवाणु दिखाया गया है जो सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा गया है, माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखा गया है। यहाँ पे देखिए एक जीवाणु और है जिसके बारे में लिखा हुआ है क्षरनमा जीवाणु। दूसरा हमारा यहाँ पे शैवाल है। शैवाल इस तरह का होता है, यहाँ ध्यान रखिएगा, शैवाल का जो साइज होता है या आकार होता है वो इस तरह का होता है। अमीबा जो होता है वो इस तरह का होता है। पैरामीशियम जो होता है वो इस तरह का होता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये तो हमने कभी देखा ही नहीं, तो क्या आपने कभी कोशिश किया है कि सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से हम इन सब चीजों को देखें? क्योंकि ये तो सूक्ष्म जीव है और ये हमारी खुली आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। तो ये सारी है। और यहाँ पे देखिए राइजोपोस है जो ब्रेड मोल्ड कहते हैं इसको, कवक, यहाँ पे कवक के साइज का ये है। इस तरह से आपके जितने भी सूक्ष्म जीव है ना उनको यहाँ पे तस्वीर में दिखाया गया है, ये इसी तरह के होते हैं। अब हम आपको विषाणु के बारे में बता देते हैं कि विषाणु किसे कहते हैं। याद रखिएगा सूक्ष्म जीव के अंदर ही ये सारी चीजें आते हैं और जीवाणु को इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं और विषाणु को इंग्लिश में वायरस कहते हैं, ये याद रखिएगा। हाल फिलहाल में हमने देखा है कि कोरोना का कितना महामारी हुआ था, लोग, बहुत सारे लोग कोरोना की बीमारी से चपेट में आ गए थे। तो ये सब इन्हीं विषाणुओं के कारण हुआ था, इन्हीं वायरस के कारण हुआ था। तो आइए हम विषाणुओं के बारे में पढ़ लेते हैं कि विषाणु क्या होता है। विषाणु जो है वो भी बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं, दूसरे सूक्ष्म जीव से वो अलग होते हैं। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। परपोषी मतलब दूसरों के ऊपर ही अपना जीवन चलाते हैं, उनसे अपना भोजन उपलब्ध करते हैं। अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। जंतु कोशिका मतलब ये पौधे में भी पनप सकते हैं, जंतु में भी पनप सकते हैं। अब विषाणु का चित्र 2.5 में दर्शाया गया है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। पहले हम विषाणु के बारे में पढ़ लेते हैं। कुछ सामान्य रोग मतलब बीमारी, जैसे कि जुकाम, इन्फ्लुएंजा जिसे हम फ्लू कहते हैं, खांसी किसके द्वारा होता है? विषाणु द्वारा होता है। याद रखिएगा अगर किसी व्यक्ति को जुकाम है, सर्दी है, खांसी है, जुकाम है, इन्फ्लुएंजा जैसे फ्लू है, तो वो किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा होता है। कुछ विशेष रोग भी है जो विषाणुओं के द्वारा होता है, जैसे पोलियो, खसरा, ये सब भी विषाणु के द्वारा ही होते हैं। आपने देखा होगा बच्चों को पोलियो का बूंद पिलाया जाता है, खसरा का टीका लगाया जाता है। इसके अलावा अतिसार, मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है। याद रखिएगा अतिसार और मलेरिया जो है वो किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ द्वारा होता है और ये भी क्या है? सूक्ष्म जीव है। टाइफाइड एवं क्षय रोग जो है वो जीवाणुओं द्वारा होता है, मतलब बैक्टीरिया द्वारा होता है। किसके माध्यम से कौन सी बीमारी होती है वो आपको बताना है। हमने ऊपर की स्लाइड में बात किया था विषाणुओं के बारे में, तो देखिए यहाँ पे विषाणुओं के बारे में बताया गया। विषाणु इस तरह के होते हैं, विषाणु का जो आकार होता है वो इस तरह के होते हैं। ऑलरेडी हमने यहाँ पे प्रोटोजोआ और इसके बाद अमीबा, इसके बाद पैरामीशियम, इसके बाद जीवाणु, इन सभी को देख लिया था। अब हमारा लास्ट टॉपिक में बताया जा रहा था विषाणु के बारे में, तो ये जो है ये हमारा विषाणु है। तो अब हम जीवाणु के बारे में जान लिए, विषाणु के बारे में जान लिए। अब हम बात करेंगे मित्रवत सूक्ष्म जीव के बारे में कि मित्रवत सूक्ष्म जीव क्या है। ये मित्रवत का मतलब क्या आता है कि ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमारे शरीर के लिए खतरा नहीं है, जो हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए अच्छे हैं, उनका होना जरूरी है क्योंकि वो हमारे शरीर को सेहतमंद रखने में हमारी मदद करते हैं, हेल्दी रखने में हमारी मदद करते हैं। सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही जमाने में, ब्रेड बनाने में,
केक बनाने में किया जाता है। आप लोग को बड़ा आश्चर्य लगेगा, जो दही आप खाते हो उस दही में बहुत ज़्यादा जीवाणु होते हैं। जो ब्रेड आप खाते हो उसमें बहुत ज़्यादा जीवाणु होते हैं। जो केक आप बर्थडे वगैरह में मंगवाते हो या ऑलरेडी पैक्ड केक जो आते हैं ब्रिटानिया वगैरह के, पार्ले वगैरह के, उन सब में भी बैक्टीरिया होता है। साथ ही साथ बता दूं, अगर आप दही को अगर कभी भी अगर मतलब माइक्रोस्कोप के माध्यम से देख लो तो आप फिर दही खा नहीं पाओगे, क्योंकि आपको ऐसा फील होगा ना इसमें कितने सारे कीड़े हैं, क्योंकि वो चलते हुए दिखाई देंगे आप। लेकिन ये दही तो हम खाते हैं और वो हमारे सेहत के लिए भी अच्छा होता है, तो ये हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, जो हमारी मदद करता है। साथ ही साथ मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि प्राचीन काल से ही, बहुत समय पहले से, आज से नहीं, सूक्ष्म जीव का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। ये जो शराब होता है, दारू होता है, वाइन होता है, इसे बनाने के लिए भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, आजकल आपको पता है कि भारत के लगभग घरों में कोई न कोई वाइन, दारू, शराब के सेवन करने वाले आपको मिल ही जाएंगे। तो ये जो शराब होता है, इसे बनाने के लिए भी किस चीज की आवश्यकता होती है? सूक्ष्म जीव की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म जीवों के मदद से ही ये अल्कोहल बनाई जाती है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। पर्यावरण को साफ सुथरा रखने में भी इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कार्बनिक अपशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष का अपघटन जीवाणुओं द्वारा ही किया जाता है। देखिए, सब्जी वगैरह के छिलके होते हैं या फिर गाय वगैरह का जो गोबर होता है, ये कौन खत्म करता है? तो सूक्ष्म जीव ही खत्म करता है। और इसी कारण से हमारा पर्यावरण जो है वो साफ सफाई में रहता है। तथा हानि रहित पदार्थ बनाने में स्मरण कीजिए कि जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरकता में वृद्धि करने के लिए भी किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चैप्टर के पहले के चैप्टर में हमने पढ़ा है कि जीवाणुओं द्वारा खेतों में भी खेती करने में मदद मिलता है। ये हमारे उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं। इसके अलावा दवाइयां जो हम लोग खाते हैं ना, इन दवाइयों के निर्माण में भी सूक्ष्म जीव का अहम योगदान है। सूक्ष्म जीव के हेल्प से ही, मदद से ही कई प्रकार के दवाइयों का निर्माण होता है। अब आप लोग कहोगे खेती में कैसे मदद करते हैं? तो हमने पहले पढ़ा था ना कि राइजोबियम नाम का एक जीवाणु था, जो दलहन पौधों की जड़ों में रहता था, जो वातावरण से नाइट्रोजन गैस को लेके मिट्टी तक पहुंचाने का काम करता है। तो वो भी तो एक प्रकार का जीवाणु ही था ना। इसी को हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़ना था। अब हम बात करेंगे कि सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? देखिए, सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय हो सकते हैं, जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल और प्रोटोजोआ। अब सबसे पहले तो जान लीजिए कि सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि सूक्ष्म जीव का घर कहाँ है, कौन से स्टेट में रहता है, कैसा बंगला है इसका। तो हम इसके बारे में जान लेते हैं कि सूक्ष्म जीव रहते कहाँ हैं। तो सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय हो सकते हैं, मात्र एक कोशिका हो सकता है इनका, जैसे कि जीवाणु होते हैं, कुछ शैवाल होते हैं, कुछ प्रोटोजोआ होता है, अथवा बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं, मतलब एक से अधिक कोशिका भी इनको हो सकता है, जैसे शैवाल है, कवक है। यह बर्फीली शीत से उष्ण स्रोत तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं। समझने वाली बात है, ये ठंड से ठंड में रह सकते हैं, ये कितनी भी गर्मी हो उसमें रह सकते हैं, मतलब इनको कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितना भी ठंडा कर लो वो ठंडा में रह लेंगे, आप कितना भी गर्म कर लो वो गर्म में रह लेंगे। यह मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। मरुस्थल में जहाँ वीरान है, सिर्फ और सिर्फ बालू है, मिट्टी है, वहां भी रह लेते हैं, रेगिस्तान में रह लेते हैं, दलदल में भी रह लेते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। इंसानों के शरीर के अंदर भी रह लेते हैं घर बना के। इसके अलावा और जितने भी जीव जंतु हैं उनके शरीर में भी रह लेते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं। हाँ, कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो दूसरे जीव के ऊपर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ जो है वह स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसा सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है। अमीबा एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो अकेला भी रह सकता है, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। कवक जो है वो समूह में रहता है, ग्रुप में रहता है। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, आपको समझ में आ गया। हम बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में, जिसमें है दही एवं ब्रेड का बनाना।
दही कैसे बनता है और ब्रेड कैसे बनता है, इसको देखते हैं। कह रहा है कि आप कक्षा 7 में मतलब 7th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। दूध से दही बनाने में किसका हेल्प मिलता है? जीवाणु का हेल्प मिलता है। देखिए, दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। मैंने अभी आपको बताया भी था कि दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिसमें लैक्टोबैसिलस जो है वो जीवाणु जो है वो प्रमुख है। यही है लैक्टोबैसिलस, यही जीवाणु जो है वो दूध को दही में जमाने का काम करता है। दूध को दही में परिवर्तित कर देता है कौन? यही जीवाणु लैक्टोबैलिसस। वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि दूध से दही कैसे बन जाता है? तो देखिए, जब जीवाणु थोड़ा-सा हम उसमें डाल देते हैं ना, जैसे आपको दूध से दही जमाने के लिए उसमें कहते हैं ना कि जोरन डालते हैं या थोड़ा-सा दही डाल देते हैं, तो उसमें भी तो जीवाणु रहता है। जब आप उसे दूध में डाल दोगे ना, तो वो बच्चा देने लगता है उसमें, जीवाणु प्रजनन करने लगता है और प्रजनन करते-करते इतना प्रजनन कर देता है कि वो दही बन जाता है, दूध से वो दही बन जाता है। जीवाणु जो है वो पनीर, अचार एवं अन्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक है। पनीर बनाने में भी जो है वो जीवाणु मदद करता है, अचार को भी बनाने में मदद करता है और भी बहुत सारी चीज़ है, जैसे इडली हो गया, छोले-भटूरे हो गए, इन सभी चीज़ों को बनाने में भी जीवाणु जो है वो मदद करता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं ऐसा क्यों है? तो देखिए, जीवाणु एवं यीस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होता है, जिससे इडली और डोसा का निर्माण होता है। इडली, डोसा में आपको पता है चावल के आटे का उपयोग होता है। तो ये जीवाणु जो है वो किण्वन में सहायक होता है, इसीलिए इससे हम इडली डोसा का निर्माण करते हैं। आपके मन में आ रहा होगा कि ये किण्वन क्या होता है? किण्वन तो आपने समझा नहीं होगा, तो मैं आपको आगे की स्लाइड में किण्वन के बारे में बताता हूँ। देखिए, यह गंध अल्कोहल की है, जो यहाँ पे एक जो बताया गया है, एक बर्तन आपको लेना है, उसमें आटा मैदा लेकर उसमें थोड़ी-सी चीनी डालकर गर्म से मिलाइए। इसके बाद ये बात है, तो हम देखिए, हम समझते हैं पहले किण्वन क्या होता है। जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। फर्मेंटेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। समझिएगा ध्यान से। जब हम किण्वन को विस्तार में समझने के लिए आपको यहाँ से चलना होगा, तो हम पहले इसको देख लेते हैं। सूक्ष्म जीव और हम। सूक्ष्म जीव की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि ये हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जो है वो लाभदायक भी है और कुछ हानिकारक भी है। जीवों में रोग का कारक भी होता है। तो आइए हम इसका विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे, यीस्ट जो है वो तीव्रता से जनन करता है और श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देता है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये मैदा है और इसमें खमीर उत्पन्न हो रहा है। यह बेकिंग उद्योग में ईस्ट के उपयोग का आधार होता है, जिससे ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाए जाते हैं। अब आप समझिए बात को कि सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग क्या है। वाणिज्यिक मतलब सूक्ष्म जीवों के उपयोग से व्यापार कैसे किया जाता है। अब देखिए, ब्रेड जो बनाया जाता है वो तो दुकानों में बेचा जाता है ना। दुकानों में बेचना मतलब व्यापार ही तो हुआ, बिजनेस ही तो हुआ। बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब जो लोग बना के बेचते हैं तो लोग पीते ही तो हैं, तो ये भी तो व्यापार है। शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। शराब बनाने में, एसिटिक एसिड बनाने में, जौ, गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। कैसे? गेहूं के माध्यम से, चावल के माध्यम से, फलों के रस के माध्यम से इसमें अल्कोहल का निर्माण किया जाता है, इन्हीं जीवाणुओं के कारण। अब देखिए, यहाँ पे अब हमें यह गंध जो है वो अल्कोहल का है। इसमें जिसमें मैंने आपको किण्वन के बारे में बता दिया है कि कैसे चीनी से अल्कोहल बनता है और चीनी से अल्कोहल बनने की परिवर्तन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं और इसे फर्मेंटेशन भी इंग्लिश में कहते हैं। अच्छा, ये तो हमारा खाद्य पदार्थ और वाणिज्यिक उपयोग हो गया। सूक्ष्म जीव का औषधीय उपयोग क्या है? दवाइयों के बनाने में किस प्रकार से उपयोग में आता है? तो जब कभी आप बीमार पड़ते हैं, आपकी तबीयत खराब हो जाती है, तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली या कैप्सूल देते हैं। एंटीबायोटिक कहते हैं इसे इंग्लिश में। इन औषधियों का स्रोत क्या है पता है? सूक्ष्म जीव है। ये सूक्ष्म जीव के माध्यम से ही बनाए जाते हैं। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। आपके शरीर में जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको ये खत्म कर देते हैं। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव को जड़ से
समाप्त कर देते हैं अथवा उनके वृद्धि को रोक देते हैं या फिर उनको बढ़ने से रोक देते हैं। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक अथवा इंग्लिश में एंटीबायोटिक कहते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है, जैसे एस्ट्रोप्रोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, एरिस्ट्रोमाइसिन है। इन सब दवाइयों के नाम में आपका उपयोग सबसे ज्यादा किसका हो रहा है? तो सबसे ज्यादा जीवाणुओं का उपयोग हो रहा है, जिन्हें कवक एवं विषाणु से उत्पादित किया जाता है। कुछ प्रतिजैविक भी है। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीव का संवर्धन करने प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग में लाए जाते हैं। अलग अलग बीमारियों में इनका उपयोग लाया जाता है और इन दवाइयों का उपयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे वैक्सीन के बारे में, जिसे हम टीका भी कहते हैं। तो देखिए, जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, जब कोई ऐसा सूक्ष्म जीव जिसके कारण शरीर में रोग उत्पन्न होने वाला है वो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है, उनसे लड़ने के लिए एक शक्ति उत्पन्न करता है। शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उसे किस प्रकार लड़ा जाए। एक बार अगर लड़ लिया और हमने उसको दवाई वगैरह खा के शांत कर दिया और अगली बार फिर से अगर वो अटैक करेगा, तो हमारे बॉडी को ये पता होगा कि इससे लड़ना कैसे है। तो क्या होता है फिर, यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए, तो शरीर की कोशिका उसी के अनुसार लड़ने की प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देता है, उसके समस्या को समाप्त करता है। यही प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बना रहता है, हमेशा के लिए बना रहता है। तथा रोग कारक जो होता है, जो रोग उत्पन्न करने वाले कारक होते हैं, सूक्ष्म जीव से हमारी सदा के लिए सुरक्षा करता है, वो सूक्ष्म जीव से हमें बचाता है। तो आपने इस प्रकार अपने बचपन में बहुत सारे रोगों को देखा होगा, बहुत सारे टीका आपको लगा होगा। टीका वैक्सीन का काम करता है, जैसे हैजा हो गया, क्षय हो गया, चेचक हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, और भी बहुत सारी बीमारी के टीके लगाए जाते हैं जिससे इन बीमारियों को रोका जाए। तो इन टीका का मतलब क्या होता है? ये टीका हमारे शरीर में पहले इसलिए लगा दिए जाते हैं कि अगर इन केस कभी भी फ्यूचर में ये बीमारी हमारे शरीर में आए, तो हमारे शरीर में टीका तो पहले से रहेगा, मतलब हमारा शरीर उस बीमारी से लड़ने के लिए पहले से तैयार रहेगा। तो जैसे ये जीवाणु हमारे शरीर में जाएंगे, तो वो टीके के असर से क्या होगा, उन जीवाणुओं को परमानेंटली खत्म कर दिया जाएगा। आपने बचपन में आपको भी अनेक रोगों से रक्षा करने के लिए टीके या वैक्सीन लगाए होंगे। क्या आप इन रोगों की सूची तैयार कर सकते हैं कि वो कौन-कौन से रोग हैं? तो देखिए, उसमें बहुत सारे रोग हैं, जैसे कि पोलियो से बचाने के लिए है, खसरा से बचाने के लिए है, चेचक से बचाने के लिए है, इन्फ्लुएंजा से बचाने के लिए है। बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिनके टीके लगाए जाते हैं और इससे मनुष्य एवं अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जा सकता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। देखिए, कुछ जीवाणु हरे नीले शैवाल 2.7 वाले में डायग्राम में दिखाया गया है, उसे भी हम एक बार देख लेते हैं। देखिए 2.7 में यहाँ पे दिखाया गया है हरे शैवाल के बारे में, यहाँ पे भी कुछ हरे नीले शैवाल हैं। इसके बारे में बात करेंगे, पहले इनके बारे में जान लेते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं, मतलब वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन को खींच करके मिट्टी तक पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है, मतलब उसकी गुणवत्ता बढ़ती है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होता है, फिर उसमें खेती करने की क्षमता में वृद्धि होता है। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी कहते हैं। टॉपिक हमारा कहता है पर्यावरण का शुद्धिकरण। तो देखिए, अपने विद्यालय के आपने माली को देखा होगा कि वो क्या करता है, बगीचों से पत्तियां एवं फल सब्जियों का कचरा को एकत्र करके उसके निपटान के लिए गड्ढा में डाल देता है। कुछ समय बाद इसका क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है और यह खाद में परिवर्तित हो जाता है। और फिर आपने देखा होगा कि इसी खाद को गमले के अंदर लगे हुए पेड़ पौधों में डाला जाता है, ताकि पेड़ पौधे काफी अच्छे से प्रोग्रेस कर सके। तो यही प्रक्रिया जो है वो पोषक पौधों में पुनः उपयोग किए जाने की प्रक्रिया है। अब इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं, आप उन एक्सपेरिमेंटों को ध्यान से पढ़ेंगे। आप अक्सर बड़ी मात्रा में मृत जीवों को सड़ते हुए या पादप को कभी-कभी सड़ते हुए जंतुओं के रूप में देखते हैं। आप देखते हैं कि कुछ समय बाद यह विलुप्त हो जाते हैं। जैसे ही किसी चीज को सड़ने के लिए हम छोड़ते हैं, तो वो सड़ते-सड़ते धीरे-धीरे खत्म हो जाता है। इसका मुख्य कारण है कि सूक्ष्म जीव मृत जैविक अवशिष्ट का अपघटन करके उसे सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं और यह पदार्थ फिर से
मतलब पौधों के लिए उपयोगी होता है और इस प्रकार हानिकारक एवं दुर्गंध युक्त पदार्थ का निम्नीकरण हो जाता है और सूक्ष्म जीव पर्यावरण को शुद्ध करते हैं, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाते हैं। अब हम बात करेंगे हानिकारक सूक्ष्म जीव के बारे में। ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमारे शरीर के लिए काफी नुकसानदायक हो सकते हैं। सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक हैं। कैसे कैसे हानिकारक है उसे समझ लीजिए। कुछ सूक्ष्म जीव जो हैं वो मनुष्य, जंतुओं, पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं, बीमारी उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जो हैं वो भोजन, कपड़े एवं चमड़ों की वस्तुओं को संदूषित करते हैं, खराब करते हैं, सड़ा देते हैं। अब आइए हम आपको उन्हीं सब चीजों के बारे में बताते हैं। कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोग वाहक के रूप में काम करता है। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि संदूषित कर देते हैं, तो आइए उनके अब हम चीजों को समझ लेते हैं कि वो कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले तो पॉइंट में हम जानेंगे कि मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्म जीव, मनुष्य में किस प्रकार से रोग उत्पन्न करता है सूक्ष्म जीव, कैसे कि इंसान को बीमार बना देता है सूक्ष्म जीव। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा, पेयजल एवं भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो मानव के शरीर में कैसे, तो सांस के द्वारा, नाक से जो हम सांस लेते हैं उसके द्वारा, या हमारे भोजन के द्वारा, या फिर जो हम पानी पीते हैं इसके द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। संक्रमणित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो बीमार है उसके हम सामने जाते हैं तो उससे भी हमारे शरीर में सूक्ष्म जीव प्रवेश कर सकता है। सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमणित व्यक्ति के स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा और कार्यों द्वारा फैलता है, संचरणीय रोग कहलाता है। संचरणीय रोग कैसे किसे कहते हैं, जब एक बीमार व्यक्ति के निकले हुए सांसों के हवा के माध्यम से दूसरा व्यक्ति बीमार हो जाए, या हवा में बैठे हुए जीवाणु और विषाणुओं के माध्यम से जब दूसरा व्यक्ति सांस के माध्यम से उस हवा को लेता है तो उससे वो बीमार हो जाए, तो उसे हम संचरणीय रोग कहते हैं, जिसे हम फैलने वाला रोग भी कहते हैं। इस प्रकार रोगों के कुछ उदाहरण है, जैसे वो कौन कौन से रोग है, तो वो रोग है हैजा, सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स, क्षय रोग। जब जुकाम से कोई पीड़ित व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोग कारक वायरस वायु में आ जाते हैं। जब कोई व्यक्ति छींकता है, इसलिए कहा जाता है कि छींकते समय आपको रुमाल की उपयोग को करना चाहिए। आप अगर खुले में ऐसे छींक देते हो ना तो आपके नाक के माध्यम से हजारों की संख्या में वायरस जो है वो हवा में फैल जाता है, और दूसरा व्यक्ति तो फिर हवा में जब सांस लेगा ना तो वही विषाणु उसके अंदर चला जाएगा और वो भी जुकाम से पीड़ित हो जाएगा। यह वायरस श्वास के साथ ली जाने वाले वायु के साथ शरीर में प्रवेश कर जाता है। मैंने अभी आपको बताया, जिस प्रकार से आप सांस लोगे उसी प्रकार से वो आपके शरीर में अंदर चला जाएगा। इसके बाद क्या होगा, कुछ कीट एवं जंतु ऐसे हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीव को रोग वाहक का कार्य करते हैं, जैसे घरेलू मक्खी। मक्खी को क्यों हम भोजन पे नहीं बैठने देते, क्योंकि वो गंदे पे भी बैठता है, उसके पैर में जीवाणु लगते हैं, फिर वो हमारे भोजन पे आके बैठेगा, फिर भोजन में हमारे जीवाणु आएगा और उसी भोजन को हम करेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। घरेलू मक्खी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। मक्खी कूड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठता है, गोबर पे भी बैठ जाएगा, पॉटी पे भी बैठ जाता है और वही आके खाने पे बैठ जाएगा। रोगाणु उसके शरीर से चिपक जाते हैं। जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो रोगाणु का स्थानांतरण संभव है, रोगाणु उस खाने वाले चीजों में आ जाता है। जो भी व्यक्ति फिर ऐसे प्रदूषित खाने को खाता है वो बीमार हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है भोजन को हमेशा ढक कर रखना चाहिए, ढक कर रखे गए भोजन को ही हमेशा खाना चाहिए। इसी कारण से कई बार मच्छर भी जो है जो मलेरिया जैसे चीजों को जन्म देता है, मलेरिया का बीमारी मच्छर के कारण होता है। डेंगू कितना खतरनाक बीमारी है, ये भी एक वायरस का कारण है। हम मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं, किस प्रकार से आप मलेरिया और डेंगू को रोक सकते हैं, तो सभी मच्छर कहाँ उत्पन्न होते हैं आपको पता है, सारे मच्छर जो है वो पानी में उत्पन्न होते हैं। इसलिए कभी भी हमें लंबे समय तक पानी को नहीं रखना चाहिए, कूलर के पानी को बार बार साफ करना चाहिए। कभी कभी आपने देखा होगा कि टायरों, फूलदानों आदि में पानी जमा हो जाता है, तो उसे साफ करते रहना चाहिए और मच्छर पैदा होने से इसी प्रकार से रोका जा सकता है। उसमें आप केरोसिन तेल वगैरह भी डाल सकते हो पानी में। इससे क्या होता है कि मच्छर के जो अंडे होते हैं ना पानी की सतह पे, वो खत्म हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले कुछ समान रोग। ऐसे कौन कौन से रोग हैं इंसान के शरीर के अंदर जो सूक्ष्म जीवों के माध्यम से होता है, तो देखिए क्षय रोग होता है, किसके कारण, जीवाणु के कारण।
संचरण फैलता कैसे है? हवा के माध्यम से। और रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्ति से अलग रखना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को यह बीमारी हो जाए तो उसे दूसरे व्यक्ति से अलग रखना चाहिए। रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना चाहिए। जो व्यक्ति रोगी है इसका क्षय रोग का, उसका जो उपयोग करने वाला सामान है उसको अन्य व्यक्ति से बिल्कुल अलग रखना चाहिए और उसे उचित समय पर टीकाकरण देना चाहिए। खसरा भी वही है, चिकन पॉक्स भी वही है, पोलियो भी वही है। ये खसरा वायरस से फैलता है, चिकन पॉक्स भी वायरस से फैलता है और पोलियो भी वायरस से फैलता कैसे है? तो हवा में सांस लेने से। जो व्यक्ति हवा में ऐसे वायरस को रिलीज कर देता है, छोड़ देता है, तो दूसरा व्यक्ति जब सांस लेता है तो उसके अंदर चला जाता है। पोलियो जो है वो भी हवा और पानी के माध्यम से आता है। तो ये सारे कुछ मानव रोग हैं। दूसरा अब रोग की तरफ बढ़ते हैं, जैसे है हैजा और टाइफाइड। ये दोनों जीवाणु के माध्यम से होते हैं। ये जल और भोजन के माध्यम से होता है। टाइफाइड जल के माध्यम से होता है। बचाया कैसे जाएगा? तो व्यक्तिगत स्वच्छता मतलब साफ सफाई बहुत जरूरी है। अच्छी आदतें को अपनाना, भली भांति पके भोजन, उबला पेयजल का पीना और टीकाकरण लेना। पानी उबाल के पीना है, भोजन को अच्छे से पका के खाना है और साफ सफाई रखना है अगर हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारी हो जाती है तो। तीसरा है हेपेटाइटिस ए। ये वायरस के कारण फैलता है, पानी के माध्यम से फैलता है। इसमें आपको उबाल के पानी पीना है और टीकाकरण लेना है, दवाइयां लेनी है। अगला पॉइंट है मलेरिया। ये प्रोटोजुआ के माध्यम से फैलता है और मच्छर मच्छर के काटने से ये फैलता है। मच्छरदानी का प्रयोग करने से आप इस रोग को समाप्त कर सकते हैं। मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग, कई सारे आजकल स्प्रे वगैरह आ गए हैं या फिर ऑल आउट वगैरह है जिससे मच्छर भागते हैं। कीटनाशक का छिड़काव करें आसपास में, इससे मच्छर भागेगा। मच्छर के प्रजनन करने के लिए जल में किसी प्रकार को एक जगह पर नहीं जमा होने देना। जल को जमा ही नहीं होने देंगे कि जिसमें मच्छर अपने प्रजनन को करेगा। तो ये कुछ बीमारियां थी, इंपॉर्टेंट बीमारियां हैं, आप इसे सही तरीके से याद कर लीजिएगा। अगला पॉइंट हमारा कहता है जंतुओं में रोग कारक जीवाणु। जंतुओं में कौन कौन से रोग होते हैं जीवाणुओं के कारण? तो देखिए, सूक्ष्म जीव जो है वो केवल मनुष्य एवं पौधे में ही रोग के कारक नहीं है। मतलब सूक्ष्म जीव के कारण सिर्फ और सिर्फ पौधों और मनुष्यों में ही रोग नहीं होता, वो जानवरों में भी रोग उत्पन्न करते हैं। उनके माध्यम से जानवरों के अंदर भी रोग उत्पन्न होता है। जैसे उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स एक ऐसी बीमारी है जो मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है। मनुष्य में भी हो जाता है, जानवरों में भी हो जाता है, जीवाणु द्वारा ही होता है। गाय के खुर में, गाय का जो पैर होता है ना, उसके खुर और मुंह में यह वायरस लग जाता है जिसे हम एंथ्रेक्स कहते हैं। तो ये जंतुओं में रोग कारक जीवाणु है। वहीं पे हम पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव के बारे में भी जान लेते हैं कि सूक्ष्म जीव पौधों में कैसे रोग को उत्पन्न करते हैं, कैसे बीमारी को उत्पन्न करते हैं। अनेक सूक्ष्म जीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारक होते हैं। इन सभी पौधों में सूक्ष्म जीव के कारण क्या होता है? रोग उत्पन्न होता है। रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है और फसल की उपज कम होने के बाद क्या होता है? इसकी क्षमता घट जाती है। सूक्ष्म जीवों पर हालांकि रसायनों के माध्यम से, केमिकल के माध्यम से, आपने देखा होगा ना, खेत वगैरह में कई प्रकार की दवाइयों का छिड़काव किया जाता है। तो ये उनके माध्यम से सूक्ष्म जीवों को क्या किया जाता है? नियंत्रण किया जाता है, मार दिया जाता है सूक्ष्म जीवों। अब हम वही जानेंगे कि सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाले कुछ सामान्य रोग कौन कौन से हैं। तो देखिए, यहाँ पे पहला तो रोग है जिसको हम कहते हैं नींबू कैंकर। जीवाणु के माध्यम से होता है और वायु के माध्यम से फैलता है। दूसरा है गेहूं का रस्ट। ये कवक के माध्यम से फैलता है और वायु एवं बीज में, बीज जो हम लगाते हैं पेड़ पौधे, उसमें होता है। भिंडी की पीत, यह वायरस के द्वारा फैलता है और संचरण कीट के रूप में होता है। मतलब एक छोटे छोटे कीट के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह तक फैल जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मक्खी के माध्यम से कई सारे जीवाणु एक जगह से दूसरे जगह तक फैल जाते हैं। अब हम बात करेंगे खाद्य विषाक्तन, जिसे हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं। वीवीआई पॉइंट रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, फूड पॉइजनिंग क्या होता है? तो क्या होता है कि आप कई बार कई सारे पार्टी वगैरह में जाते हैं खाने वाने और वहां पे अनेक प्रकार का व्यंजन खा लेते हैं, अलग अलग तरह के खान पान वो खा लेते हैं और घर आने के बाद यदि आपको उल्टी होने लगता है तो फिर आपको अस्पताल ले जाया जाता है और डॉक्टर कहता है कि इनके शरीर के अंदर खाद्य विषाक्तन हो गया है, मतलब फूड पॉइजनिंग हो गया है। तो सबसे पहले तो समझ लिए कि फूड पॉइजनिंग होता क्या है, खाद्य विषाक्तन क्या है। सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन होता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ को भी उत्पन्न कर देते हैं। जब भी हम कोई भोजन करते हैं तो उससे कभी कभी हमारे शरीर में विषाक्त पदार्थ भी उत्पन्न हो जाता है।
इसके बाद क्या होता है, यह भोजन को विषाक्त बना देता है, विषैला बना देता है। अब आपको पता है कि अगर आप विषैले चीजों का सेवन करोगे तो आपके शरीर के अंदर तो परेशानी उत्पन्न होगा ना, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रोगी हो जाता है, भयंकर रोग से वो उसके शरीर के अंदर रोग पकड़ लेता है, अथवा कभी कभी उसकी मतलब जो व्यक्ति ऐसे भोजन करता है उसकी मृत्यु भी हो जाती है। देखो फूड पॉइजनिंग इतना खराब है, अगर गलत तरीके से आपके शरीर में प्रवेश कर चुका है तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है, इंसान मर भी जाता है। अतः यह आवश्यक है कि हम भोजन को संदूषित होने से बचाएं, भोजन को प्रदूषित होने से बचाएं। खराब भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, कभी भी बासी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बासी भोजन के अंदर कई प्रकार के जीवाणु और विषाणु उत्पन्न हो जाते हैं और वही हमारे पेट के अंदर जाता है तो फिर क्या होता है, फूड पॉइजनिंग जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। अगला पॉइंट हमारा कहता है खाद्य परिरक्षण क्या होता है। तो देखिए खाद्य परिरक्षण के बारे में जान लेते हैं। हम पके हुए भोजन का घर में परिरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। फूले एवं नम स्थान पर रखी गई ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देता है, कवक जो है वो अटैक कर देता है फूले हुए भोजन पे। यदि आप भोजन को फूला हुआ छोड़ दो तो उस पे कवक जो है वो अटैक कर देता है। सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं, संदूषित भोजन से दुर्गंध आने लगती है, इसका स्वाद भी खराब हो जाता है तथा रंग रूप में ये परिवर्तन आ जाता है, ऐसे खानों के रंग रूप में भी परिवर्तन आ जाता है। क्या भोजन का संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो देख लीजिए इसे को हम कुछ एग्जाम्पल के तरह से समझ लेते हैं कि क्या होता है कि अगर कुछ आम खरीदे परंतु कई दिनों तक यह उसे नहीं खाएं, अगर आम आपने कोई चीज खरीद लिया उसे कई दिनों तक नहीं खा रहे तो वो क्या हो जाएगा, वो सड़ जाएगा ना, खराब हो जाएगा। तो फिर दादी के द्वारा आम का अचार काफी समय तक संदूषित नहीं होता। अब लोग कहेंगे कि अगर आम खरीद के लाए कुछ दिन तक नहीं खाए तो वो तो सड़ गया, लेकिन अचार जब हम बनाते हैं तब तो वो सालों साल तक रहता है, वो तो नहीं सड़ता है। तो देखिए इसको हम कुछ परीक्षण के माध्यम से समझेंगे। क्या होता है कि हम इन तरह के चीजों को रोकने के लिए, बचाने के लिए रासायनिक उपाय कभी करते हैं। आपने देखा होगा कि पैकेट में बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ आते हैं जो लंबे समय तक तो पैक रहते हैं, जैसे अचार का ही ले लो, अचार भी तो पैकेट में आता है ना, बॉटल में बिकता है, तो वो तो लंबे समय तक 5 महीना 6 महीना तक बॉटल में बंद रहता है, वो तो खराब नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि उसको रासायनिक प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है। वो रासायनिक प्रक्रियाएं क्या क्या है, नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए समान रूप से किया जाता है। यदि आप नमक और जो हम तेल खाते हैं सरसों का, मस्टर्ड ऑयल, उसको अगर एक साथ किसी चीज में डालो तो वो सूक्ष्म जीव को बढ़ने ही नहीं देता और उसे परिरक्षक करता है, मतलब उसकी रक्षा करता है। हम नमक अथवा खाद्य अम्ल का उपयोग अचार बनाने में करते हैं जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि ही नहीं होती और वो आम का अचार खराब नहीं होता। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबल्साइफाइट समान परीक्षक है। जैम एवं स्वेपेस बनाने में इन रसायनों का उपयोग उन्हें संदूषित होने से बचाता है। जैम वगैरह आपको पता है काफी लंबे समय तक लोग उपयोग करते हैं ब्रेड वगैरह पे रख के, तो उसे इसी तरह के चीजों को लगा के लंबे समय तक बचाया जाता है। अब हम बात करेंगे नमक द्वारा परीक्षण। तो सामान्य नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परीक्षण के लिए काफी लंबे अरसे से किया जा रहा है। पहले आपको पता है ना कि मांस मछली एक जगह से दूसरे जगह तक बेचा जाता था, तो उसमें लोग नमक वगैरह मसाले वगैरह लगा के पन्नी में पैक कर देते थे ताकि वो जल्दी खराब ना हो। जीवाणु को रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला एवं इमली को बचाने के लिए भी किया जाता है। चीनी द्वारा परीक्षण कैसे होता है, मतलब कैसे उसको बचाया जाता है। तो जैम वगैरह जो हम लोग खाते हैं, जेली जो खाते हैं, इसके परीक्षण किसके द्वारा होता है, चीनी द्वारा होता है। चीनी का प्रयोग से, चीनी का अगर आप प्रयोग करते हैं तो खाद्य पदार्थों में नमी की कमी आ जाती है, नमी रहता ही नहीं है जो संदूषण करने वाले जीवाणु के वृद्धि को नियंत्रित करता है। जब नमी ही नहीं रहेगा तो जीवाणु फैलेगा कैसे। चीनी जो है वो नमी को ही खत्म कर देता है जिससे जीवाणु फैलता नहीं और जिस चीज को हम संभाल के रखना चाहते हैं वो लंबे समय तक बचा रहता है। तेल एवं सिरके द्वारा भी परीक्षण होता है। परिरक्षण का मतलब होता है बचाना। तेल एवं सिरके का उपयोग करके अचार को लंबे समय तक रखा जाता है क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित ही नहीं रह पाता। अगर वहां पे तेल और सिरका का उपयोग किया जाए अचार में तो जीवाणु उसमें अपने आप मर जाता है। सब्जियां, फल, मछली, मांस का परिरक्षण इसी विधि द्वारा होता है। किसके विधि द्वारा, तेल एवं सिरके द्वारा।
अब हम गर्म एवं ठंडा करना देखेंगे। आपने अपनी माँ को दूध उबाल कर रखते हुए जरूर देखा होगा। हमेशा हम घर में जब भी दूध लाते हैं तो उसे कैसे रखते हैं? दूध उबाल के ही रखते हैं ना। उबालने से उसके जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, वो क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। उसके अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और फिर इस प्रकार से हम अपना भोजन कहाँ रख देते हैं? रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। तो इसके क्या होता है? पाश्चीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यह सूक्ष्म जीव मुक्त होता है। पहले दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकेंड के लिए गर्म करते हैं, और फिर एकाएक क्या कर देते हैं? ठंडा कर देते हैं, और फिर उसको भंडारण कर लेते हैं। आपको जो पैकेट में दूध मिलता है, जो आप पैकेट वाला दूध लाते हो, उसको पहले 70 डिग्री सेल्सियस पर उबाला जाता है, गर्म किया जाता है, और फिर अचानक से उसको बर्फ में डालकर ठंडा कर दिया जाता है। इसी प्रक्रिया को हम पाश्चुरीकरण कहते हैं। इसी प्रक्रिया को हम पाश्चुरीकरण कहते हैं। इसको किसने बनाया था? लुई पाश्चर ने बनाया था। लुई पाश्चर एक वैज्ञानिक का नाम है, जिसने पाश्चुरीकरण विधि के द्वारा दूध के अंदर मौजूद जितने भी सूक्ष्म जीव थे उनको समाप्त करने के विधि को बताया था। अब हम बात करेंगे भंडारण एवं पैकिंग के बारे में। देखिए, आजकल मेवे तथा सब्जियों भी वायुरोधी सील किए गए हैं। मतलब मेवे, मिठाइयों को, सब्जियों को भी पैक करके पैकेटों में बेचे जाता है, जिससे सूक्ष्म जीवों से उनकी सुरक्षा हो सके। अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, VVI रहेगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। आपने कक्षा 6ठी और 7वीं में राइजोबियम जीवाणु के बारे में पढ़ा है ना। हमने आपको यहाँ भी राइजोबियम के बारे में पढ़ाया है, जो दलहन पौधों की जड़ों में मौजूद होता है और वायुमंडल से नाइट्रोजन को खींचकर मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है। जो लेग्यूम पौधे मतलब कि दलहन में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक होता है। तो देखिए, हम यहाँ पे मेन है कि नाइट्रोजन के चक्र के बारे में देखेंगे कि नाइट्रोजन चक्र कैसा होता है। देखिए, नाइट्रोजन चक्र जो है वो VVI पॉइंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का एक आवश्यक संगठक है, जो प्रोटीन, पर्णहरित, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड तथा विटामिन उपस्थित होता है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते हैं। सीधा हम नाइट्रोजन को लेके उपयोग नहीं कर सकते। मिट्टी में जो भी जीवाणु उपस्थित होते हैं वही नाइट्रोजन को स्थिरीकरण कहते हैं, करते हैं। पौधे एवं जंतु की मृत्यु के बाद भी मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक जो होते हैं वो नाइट्रोजनी अवशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग हो जाता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिक को नाइट्रोजन गैस में भी परिवर्तित कर देते हैं, जो वापस कहाँ चला जाता है? वायुमंडल में चला जाता है। तो इन पूरे स्लाइड को आपको सही से देखना होगा। देखिए, मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक, यहाँ से जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हुआ, फिर वायुमंडल नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल का स्थिरीकरण हुआ। तो ये जो सारे स्लाइड हैं आपके यहाँ पे नाइट्रोजन चक्र का, ये काफी महत्वपूर्ण है। ये आपके एग्जाम के पर्पस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको इसको याद करना ही करना है, क्योंकि 5 नंबर में ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि नाइट्रोजन चक्र का आपको डायग्राम बनाना पड़ सकता है, तो आप इस डायग्राम को बना देंगे, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है, तो फिर आपको यहाँ पे ये वाले पॉइंट सब लिखने पड़ेंगे जो मैंने आपको बताया है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसे कहते हैं। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ये नाइट्रोजन चक्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगेन एंड अगेन आई रिपीट, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि ये नाइट्रोजन चक्र आपको बिल्कुल याद कर ही लेना है। दूसरी बात है कि अब यहाँ पे ये चैप्टर तो समाप्त हो गया है। अब हमें ये देखना है कि इस चैप्टर में हमने सीखा क्या क्या है, क्या क्या ऐसे पॉइंट है जो इस चैप्टर में हमने पढ़ा है। तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं, सूक्ष्म जीव अत्यंत छोटे होते हैं तथा बिना यंत्र की सहायता से आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। ये तो हमने चैप्टर में पढ़ लिया है। पॉइंट हमारा कहता है, यह बर्फीले शीत मौसम से उष्ण झरनों तथा मरुस्थल से दलदल तक हर प्रकार के पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जीवाणु जो हैं वो मरुस्थल में भी जीवित रह सकते हैं, दलदल में भी जीवित रह सकते हैं, ठंड में भी जीवित रह सकते हैं, गर्मी में भी जीवित रह सकते हैं। इसके अलावा सूक्ष्म जीव वायु, जल, मिट्टी, पौधे एवं जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं। ये अपना घर बना के यहाँ पे रहते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा ये एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय दोनों हो सकते हैं। एक कोशिकीय भी हो सकते हैं सूक्ष्म जीव, और बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। इसके अलावा है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आते हैं। विषाणु इनसे अलग हैं, लेकिन फिर भी
इसी वर्ग में सम्मिलित किए जाते हैं। इसके अलावा है विषाणु केवल परपोषी होते हैं, जैसे जीवाणु पादप या जंतु में गुणन करते हैं, विषाणु ऐसा नहीं करते, विषाणु केवल और केवल परपोषी होते हैं। आगे के पॉइंट में देखते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव औषधि एवं अल्कोहल के वाणिज्यिक उत्पादन में भी उपयोग होते हैं। मैंने आपको बताया था कि सूक्ष्म जीवों का उपयोग शराब दारू बनाने में भी किया जाता है। इसके अलावा कुछ सूक्ष्म जीव जैविक कचरे जैसे कि मृत पौधे जंतु अवशिष्ट को अपघटित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। कुछ मतलब सड़े हुए चीजों को खत्म करके नॉर्मल वातावरण के लायक बना देते हैं, वातावरण का शुद्धिकरण करते हैं। देखिए वही यहाँ पे लिखा हुआ है, तथा वातावरण को क्या करते हैं, स्वच्छ बनाते हैं। इसके अलावा है प्रोटोजोआ अतिसार तथा मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न होते हैं। प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी होती है, अतिसार हो जाता है और मलेरिया हो जाता है। अगला पॉइंट है, कुछ सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को विषाक्त भी कर देते हैं, जिससे फूड पॉइजनिंग हो जाता है। मैंने आपको ये बताया, पढ़ाया है चैप्टर में। इसके अलावा कुछ सूक्ष्म जीव लैग्यूम पेड़ों की जड़ों तथा ग्रंथियों में पाए जाते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकरण कर देते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है। मैंने बताया था दलहन पेड़ के जड़ों में राइजोबियम नाम का जीवाणु होता है, क्या करता है, वातावरण से नाइट्रोजन को खींच करके वापस जमीन में पहुंचाता है, जिससे जमीन की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है। अगला पॉइंट कहता है, मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु हरे नीले शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण कर नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तन कर देता है, मतलब बदल देता है। इसके अलावा विशेष जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजनी यौगिक को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका निर्मोचन वायुमंडल से ही होता है। तो ये जितने भी पॉइंट थे वो हमने अपने चैप्टर में अभी पढ़ लिए हैं। अब आपको करना क्या है होमवर्क में, वो समझ लीजिए। ये जितने भी प्रमुख शब्द हैं इसको आपको करके लाना है। जैसे कि शैवाल किसे कहते हैं, प्रतिजैविक जिसे हम एंटीबायोटिक कहते हैं, चैप्टर मैंने आपको बताया है। प्रतिरक्षी क्या होता है, जीवाणु क्या है, वाहक क्या है, संक्रमण रोग क्या होता है, किण्वन क्या होता है, किण्वन भी मैंने आपको समझाया है, कवक क्या है, लैक्टोबैसिलस क्या है, ये वही जीवाणु है जो दूध से दही जमाने में हमारी मदद करता है। सूक्ष्म जीव क्या होता है, नाइट्रोजन चक्र मैंने आपको बताया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद करना ही करना है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण से क्या समझते हैं ये भी बताया है। पाश्चीकरण क्या है, लुई पाश्चर जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने दूध के बैक्टीरिया को समाप्त करने की विधि निकाली थी, उसे हम पाश्चीकरण कहते हैं। रोगजनक से आप क्या समझते हैं, परिरक्षण क्या होता है, प्रोटोजोआ क्या है, राइजोबियम क्या है, वैक्सीन अर्थात टीका क्या है, विषाणु क्या है, खमीर जिसे यीस्ट कहते हैं वो क्या होता है। तो ये सारी बातें तो हमने कर रखा है, चैप्टर में पढ़ लिया है। तो ये सारी चीज आपको होमवर्क में प्रमुख शब्द के रूप में करके लाना है। साथ ही साथ चैप्टर को रिपीट करके कई बार देख लीजिए ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। इसके साथ साथ आपको अभ्यास के प्रश्नों को भी करना है। जैसे कि पहला प्रश्न यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा देता हूँ आपको। प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और पहला क प्रश्न क्या कहता है, सूक्ष्म जीवों को डैश की सहायता से देखा जा सकता है। तो सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी या फिर माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है। ऐसे करके आपको इन सभी प्रश्नों को करके कंप्लीट करके लाना है और फिर मेरे से चेक करवाना है। तो आशा करता हूं कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।